खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आपको वाकई मुझ पर यकीन है? वो सवाल करने लगी। नहीं, मुझे अपने पड़ोसियों पर यकीन है। तुम्हारे साथ बैठा हूं, तुम्हें बाहों में कैद किए तो मतलब यकीन भी तुम पर ही है। वो बोला तो जिमल एकदम उससे दूर हुई। सालार उसको देखने लगा। उसके सर से दुपट्टा उतर चुका था। लहराते बाल इधर उधर ढल गए जो छोटे से कैचर में कैद थे और हाफ ऊंचे थे। हर बात पर क्यों चिढ़ते हैं आप? कोई बात आपके लिए बड़ी नहीं है? वो जरा खफगी से बोली। सालार को लगा एकदम जैसे सारी थकावट खत्म हो गई। अफशीन के किए गए अमल को भी जैसे वो फरामोश कर गया। वो कितनी प्यारी थी। आंखें उठाकर उसको देखती थी तो मर्द होने के बावजूद उसका दिल हार्ट बीट मिस कर रहा था। मगर इसी लेवल की बेवकूफ लड़की थी अफशीन जैसी फालतू औरत से डरती थी। हाँ, वो एक नाम पर इस सारे किस्से में चौंका था। वो नाम था सईर का था। पल भर के लिए उसने जिमल को देखा भी था, मगर शायद वो महसूस नहीं कर सकी। उसे उस पर यकीन था हर लिहाज से, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था जिमल अपने किरदार की सफाइयां दे। तुम्हें बड़ी बात बताता हूँ, चलो, जिससे मुझे फर्क पड़ा है, और लग रहा है बहुत जोर शोर से फर्क पड़ा है। उसने उसके शाने पर से नर्म लिटों को दूर किया। जिमल की निगाह उसके हाथ की हरकत पर थी। वो कुछ फासला बना गई। सालार ने उसकी जानिब देखा, सोफे पर हाथ फैला लिया और उसे अपनी नजदीक आने का इशारा किया। जिमल ने सांस हल्क में उतारा और लाशौरी तौर पर निचले होंठ को दांतों में दबा गई। सालार पर यह हरकत काफी भारी पड़ी। वो दम साधे इस मुड़े होंठ को देखने लगा। जिमल को एहसास हुआ तो जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। नजरों में ही इतनी तप्श रखता था कि सामने वाला अपने आप बचाए भी तो कैसे। बात सुनो मेरी, ये एटीट्यूड किसी और को जाकर दिखाओ। अचानक उसका हाथ खींचकर वो बोला। जिमल ने उसकी जानिब देखा, आंखों में हैरानगी उतर आई। मैंने कब एटीट्यूड दिखाया है? वो मिनमिनाई। उसके बाजुओं के हिसार में कैद हो चुकी थी। भला अब यहां से निकल सकती थी? दूर भी नहीं हो सकती थी। जहां तक के सालार के तेज कलोन की खुशबू उसके इर्द गिर्द फैलने लगी। पूछो अब, कौन सी बड़ी बात है? वो उसको सख्ती से अपनी गिरफ्त में कैद करके पूछने लगा। मैं ऐसे कैसे पूछूं, आप थोड़ा दूर हो। जिमल ने उससे खुद को दूर करना चाहा, जबकि सालार ने अब के उसका सर थोड़ी से पकड़ कर ऊंचा किया और अपने बाजुओं में रख लिया, जो कि सोफे की पुश्त पर फैला हुआ था। इस तरह जिमल की गर्दन उसके सामने थी, जबकि सालार की नजरें उसकी सहमी नजरों से होती चेहरे का एक एक नक्श छूती अब नीचे उसकी गर्दन और गर्दन की ओट में मौजूद तिल पर थीं। उसने उस तिल से खेलना शुरू कर दिया। जिमल के लिए ये सब बहुत था। वो कांप उठी थी। कुछ पूछ रहा हूं, पूछो, क्या बड़ी खबर है? वो आंखें निकालता उसकी गर्दन पर चुटकी काटता बोला। जिमल की सी निकली और उसने झटके से सालार को दूर किया। सालार का कह कहा उभरा, जबकि जिमल अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालने लगी। बता दें, ऐसी कौन सी खबर है आपके पास? वो माथे पर बल डाले पूछने लगी। बड़ी बात है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो इतराता बोला। जिमल चंद पल के लिए उसे देखती रह गई और उसके बाद अपना दुपट्टा दुरुस्त करती वो वहां से उठ गई। ना बताएं चलें, उसने आम से लहजे में कहा। दिल खुश था। इतनी बड़ी बात को उसने आम और बेजरर कर दिया था, या शायद महसूस किया था तो महसूस होने नहीं दिया। मगर उसे लग रहा था आज सारे बोझ दिल पर से उतर गए। हाँ, वो कभी इससे इजहार नहीं कर पाएगी, मगर आज वो मान गई थी और दिल में उसे तसव्वुर करके उसे कह दिया था। सालार मुर्तज़ा, मुझे तुम्हारे खुद पर यकीन से मोहब्बत है, तुम्हारे मुहाफ़िज़न बाजुओं से मोहब्बत है, तुम्हारी दी गई इज्जत से मोहब्बत है। हाँ, मुझे तुम्हारे इस लापरवाह, अजीब से मगर सबसे यूनिक दिल से मोहब्बत है। मुझे तुम्हारे चेहरे की हैंडसम नकूश से मोहब्बत है, तुम्हारी आंखों का अपनी तरफ उठना और नज़र भर कर देखना। मुझे हर उस लम्हे से मोहब्बत है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा। वो किचन तक चलती मुस्कुराती हुई सोच रही थी। वो इतनी आज़ाद जिंदगी में कभी खुद को महसूस नहीं कर पाई थी जितना इस वक्त कर रही थी। अचानक उसकी निगाह सालार पर उठी। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। न जाने कैसे मगर बेसाख्ता वो हंस पड़ी खिलखिलाकर।
ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना मुझे इग्नोर करने की, बस 1 मिनट में चुटकी बजाकर तुम्हें सीधा कर दूंगा। समझती क्या हो खुद को? वो गुस्से में भरता उठा, मगर साफ देख रहा था ये गुस्सा मसनूई है। वो उसके पास आने लगा। जिमल को साफ खतरा दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से घबराकर कमरे की जानिब भागी। सालार चौंके उससे दूर था, तभी एक कदम उसे भागकर पकड़ नहीं सका और इस तरह जिमल तो कमरे में बंद हो गई और सालार बाहर खड़ा रह गया। मगर ग्लास वाल होने की वजह से सब आर पार नजर आ रहा था। जिमल मुस्कुराती नजरों से उसे देखती रही। सालार भी मुस्कुराहट रोके उसकी मुस्कुराती आंखों में देखने लगा। बड़ी बात मेरे नजदीक यह है, उसने शीशे के इस पार से जिमल के चेहरे को छुआ था। जिमल हमातन गोश थी, निगाहें जैसे एक पल वो भी उससे दूर नहीं हो रही थी। सालार ने शीशे पर ही अपना लम्स छोड़ा। हालांकि वो उससे दूर थी, शीशा बीच में हायल था, फिर भी वो शर्मा गई। मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो बोला। लहजा मध्यम था मगर पुरसोस। एक सिरसिराती लहर जिमल के वजूद में दौड़ी और पलकें झुकती चली गईं। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे होंठों से। वो खुमार आलूदा नजरों से उसे देखने लगा। तुम्हारे सुर्खांचल से। वो मुस्कुराया। जिमल भी मुस्कुरा दी। और तुम पर फर्ज है तुम भी इस कदर। नो, आई मीन पाकिस्तान में सबसे हैंडसम बंदे से मोहब्बत करो, वो बोला। लहजा इतराहट से भरपूर था। जिमल हंसती। बस पाकिस्तान? वो उसके शीशे पर रखे हाथ पर दूसरी तरफ से खुद भी अपना हाथ उसी जगह पर शीशे पर रखती बोली। सालार ने आईब्रो उचकाई। तुम ये दरवाज़ा तो खोलो, तुम्हें अच्छे से बताता हूं सब। वो हैंडल हिलाने लगा। भूख लगी है मुझे, उसने वाज़े लफ्जों में कहा। हुक्म सर आंखों पर। बेबी शुगर? वो आंख मारता बोला और खुद ये अपनी बात से महजूज हुआ। खैर, बेबी शुगर का मतलब? कम अज कम सामने खड़ी लड़की नहीं जानती थी। जिमल शर्मा सी गई। वो मजीद महसूस हुआ। मगर यहां पर कोई भी चीज आपको बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। मेरे साथ रहना है तो हर पल हार्ड वर्क में मशगूल रहना होगा। ऐसे ही तुम्हारा शौहर इतना अमीर नहीं है, 2-2 मिनट में अपने बाप को घर छोड़ने की धमकियां देता है, वो बोला। जिमल उसे समझ नहीं सकी। वो उसकी आंखों की उलझन से अंदाजा लगा गया। खाना तुम्हें एक शर्त पर मिलेगा, जब तुम मेरी खुराक बनोगी। बकरी? वो फिर से एक आंख दबा गया। जिमल के माथे पर छोटे छोटे बल पड़े। अब बहुत खतरनाक है, खाने के लिए भी आपकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, वो बोली। मुंह फूल सा गया। यस बेबी, मैं शावर लेने जा रहा हूं, शराफत से बाहर निकलो, वो तेवरी चढ़ाकर बोलता और खुद दूसरे रूम में चला गया। जिमल को 1% भी इस आदमी पर यकीन नहीं था। तभी थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही और जब 5 मिनट गुजर गए उसने हैंडल घुमाया और वो बाहर आ गई। बाहर आते ही वो सोच रही थी खाना क्या खाना है, क्योंकि नाश्ते का वक्त तो निकल गया था। अभी वो ये ही सोच रही थी, अचानक दरवाज़ा खोलकर वो उसके नज़दीक आया था और उसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स रखा। अपने दोनों बाजुओं से उसका एहतजाज करता वजूद जकड़ा और वो उसके गाल पर जोर से काट कर दोबारा रूम में भाग गया। जिमल को झटका लगा था और गाल पर इतनी शिद्दत तकलीफ हुई थी कि उसके आंसू आ गए। उसने दांत निकालते सालार को देखा। जिमल का बस नहीं चला, पास पड़ा वास उठाकर उसके सर पर मार दे। तुम्हें क्या लग रहा है तुम बच जाओगी अब मुझसे? वो फ्लाइंग किस उछालता बोला। आप चले जाएं यहां से, वो आंसू रोकती बोली। गाल पर जोर का दर्द था। ये निशान तुम्हारे मुंह पर बहुत जच रहा है, अभी मजीद निशानों की मुंतजर रहो, वो मजे से कहता डोर क्लोज करके अंदर बंद हो गया। जबकि जिमल गाल रगड़ने लगी। क्या इस जैसी लड़की का उसके साथ गुजारा है, जो पल में आंधी तूफान बन जाता है और उसकी जान पर बना देता है? बेशर्म। उसने बस इतना ही सोचा और सोफे पर बैठ गई। नैन के सर में बहुत दर्द था। वो मदीहा से कहकर वापस कमरे में आ गई। उसे आज अजीब सा एहसास हो रहा था, न जाने क्यों, जैसे दिल बुझ सा रहा था। उसने सोचा क्यों ना अपने घर चली जाए। वो उठकर बाहर आई और मदीहा से पूछा। मदीहा मुस्कुरा दी। मैंने पहले भी कहा है, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं तुम्हें, वो बोली और नैन ने सर हिलाया और वो रूम में आकर रेडी होने लगी। हालांकि उसको चंद माह हुए थे, वो तो थक गई थी बहुत ज्यादा। न जाने आयत अपने आखिरी मंथ्स में ये जॉब का मशगला कैसे अंजाम दे रही थी।
वो तैयार होकर ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गई। होंठों पर मुस्कुराहट थी। बहुत दिनों बाद अपने घर जा रही थी वो। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो मोहल्ले के सब लोगों ने उसकी बड़ी सारी गाड़ी ड्राइवर को देखा था। वो गाड़ी में से उतरकर अंदर चली गई। दरवाजा अम्मी ने खोला था। सब उसे देखकर खुश हुए, मगर वो पुप्पो और अहमद को देखकर बिल्कुल नहीं हुई। उसने बेजारियत से सबको देखा। अहमद से तो नफरत ही हो गई थी। किस तरह उसने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वो बिना सलाम दुआ के बैठ गई। बेटी, इतने बड़े लोगों में जाकर सलाम दुआ तहजीब सब भूल गई हो? पुप्पो ने तंज मारा। पुप्पो, जब अहमद की नौकरी मेरे शौहर के ऑफिस में लगी थी तो अहमद ने भी अब्बा से सलाम करना छोड़ दिया था। बहुत दुख होता था कि पैसा क्या इतनी अहमियत रखता है, मगर फिर बात तरबियत की भी आ जाती है। और सबसे अहम बात, चंद पैसे कुछ लोगों के पास आ जाएं तो वो उसे समा नहीं पाते। और मेरी ना तरबियत ऐसी है और ना पैसे का घमंड है मुझे। अल्लाह ने मुझे बहुत से बेहतरीन, और अगर इससे भी कुछ ज्यादा कहूं तो वो दिया है। आप ना कहती मैं भी सलाम ही करने लगी थी। खैर, कैसी हैं आप? ये कॉन्फिडेंस अहमद पुप्पो यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी देखकर हैरान रह गए। वो बिना झिझके पुप्पो की तरफ देखने लगी। हाँ, मैं ठीक हूँ, पुप्पो चंद लम्हों बाद बोली। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने में है? उसने अब माँ की तरफ देखा था। इन दोनों को सिरे से इग्नोर कर दिया। जबकि अम्मी ने सारे हिलाया। पुलाव बनाया है, लाती हूँ मैं, वो मुस्कुराकर बोली तो नैन खुश हो गई। उसका बड़ा सारा मोबाइल, हाथों में सोने की अंगूठियां, कानों में सोने के ईयर रिंग, हाथों में महंगे कड़े जो सोने के ही थे, गले में के अल्फाबेट की चेन, और दूसरे हाथ में वही ब्रेसलेट जो अहमद ने उठाया था। वो सर ता पैर बदल चुकी थी। वो अब्बा से बात कर रही थी जबकि दोनों माँ बेटे उसे घूर रहे थे। बेटा, कबीर को भी लाती कितने दिन बाद आई हो? उन्होंने कहा तो नैन मुस्कुरा दी। बाबा, आजकल तो वो बहुत बिजी हैं, इस वक्त भी ऑफिस में है, और देखें मैं बता कर भी नहीं आई। वो मुस्कुरा दी तो उसके वालिद भी उसको खुश देखकर मुस्कुराए और सुकून की सांस ली। चलो इससे कहो रात का खाना हमारे साथ खा ले। वो बजीद हुए। हाँ हाँ बेटी, हम भी मिल लेंगे, पुप्पो ने कहा। क्या ही मारी, नैन और उसे इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मिल सकता था, वो भी इतना अमीर। पुप्पो की जल्दी कम ही नहीं हो रही थी। नैन ने एक नज़र पुप्पो को देखा। वो कबीर और अहमद को आमने सामने नहीं करना चाहती थी, मगर अब्बा की जिद पर वो उठी और बाहर चली गई। कबीर को कॉल मिलाई। जी फरमाइए, तबीयत सेहत ठीक है? कबीर खुश मिजाजी से बोला। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ खाया है? वो फिक्र करने लगी। तुम आ जाओ, सामने तुम्हें खा जाऊंगा। कबीर मूड में था, बोला। लगता है काम शाम नहीं है कोई? नैन हंस दी। कहाँ यार, बहुत काम है, फुर्सत नहीं थी। ये तो इस तपते माहौल में तुम्हारी कॉल ठंडी हवा की तरह लगी है। बस डायलॉग मारना बंद करें। सालार भाई के बारे में कुछ पता चला? नैन ने पूछा। हाँ, वो अपने फ्लैट में है, कबीर बोला। फिर वो कब आएंगे? जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी वो अपनी जान में रुखसती कर गया। यहाँ बाबा ने कह दिया, अब तुम्हें क्या लगता है किसी को उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए? कबीर बोला तो नैन हंसती। शर्म करें, आप दोनों तो किसी बात का लिहाज नहीं रखते। जिमल पर तरस आ रहा है मुझे तो, नैन ने कहा। तुम खुद पर तरस खाओ, वो बोला। अच्छा बात सुने, मैं यहाँ अम्मी के घर आई हूँ, बहुत दिन हो गए थे, मुझे इनकी याद आ रही थी। वो बता गई। कुछ डर भी लगा, हो सकता है उसे अच्छा ना लगे। ओके फिर, वो नॉर्मली बोला। नैन मुस्कुराई। तो आप भी आ जाएं, उसने जल्दी से कहा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं रात तुम्हें पिक कर लूंगा, वो बोला। ओके। नैन का दिल जोश सा मारने लगा, वो कितना अच्छा था। ओके बाय कहकर दोनों ने फोन बंद किया। वो मुड़ी तो अहमद पीछे खड़ा था। वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। वो इग्नोर करके जाने लगी। कैसी हो? बहुत खुश हूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? नैन ने टका सा जवाब दिया। ये ब्रेसलेट? अहमद उसके ब्रेसलेट की तरफ देखने लगा। चोरी हो गया था, किसी ने अपने गंदे इरादों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, मगर किस्मत तो देखो मेरी कितनी अच्छी है, ये मेरा था, मेरे पास ही आ गया, उसने कहा। अहमद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो सब समझता था ये तंज। इतना मत इतराओ, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान मंजर आम पर लाकर ये शान व शौकत सब छीन लूंगा। अहमद मुस्कुराया। नैन का चेहरा फीका सा पड़ गया। वो सिर्फ भूल थी, वो जैसे गुस्से से बोली। खैर भूल तो मत खाओ, तुम मेरी मोहब्बत में पागल थी, यहां तक कि कबीर से तो तुमने पैसे के लिए शादी की थी,
मुझे नीचा दिखाने के लिए? यहाँ मोहब्बत, ये शीरी लहजे और ये तुम्हारा भरा वजूद, ये सब बता रहा है ये इस आदमी की ज़बरदस्ती है। अहमद उसके नज़दीक हुआ। नैन का उसकी बकवास से दम सा घुटने लगा। ये सब झूठ है। मैं सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझे फजूल ब्लैकमेल करना बंद करो। वो ज़रा खुद पर काबू पाती गुस्सा हुई, जबकि अहमद कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। सोच लो, अब तो तुम्हारे पास पैसा भी आ गया, बहुत कुछ दिया है उसने, वापस लौट आओ। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं बहक गया था, मगर मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी। बकवास बंद करो, वो चीखी, जबकि अहमद ने उसका हाथ थाम लिया। उसके जिस हाथ में सेल फोन था वो उसकी आंखों के आगे किया और नैन को लगा उसके कदमों तले जमीन खिसक गई हुई। कॉल चल रही थी, कबीर कॉल पर था। उसके हाथ कांप उठे, आंखों से आंसुओं की रवानगी बंद गई। वो पत्ते की तरह कांपने लगी, जबकि अहमद उसका गाल थपथपाकर जानबूझकर आई लव यू बेबी कहकर वहां से चला गया। कॉल अब भी चल रही थी। नैन ने खुश्क हल्क में थूक निकला। कबीर, लफ्ज टूट गया। वो बमुश्किल बोली थी, दूसरी तरफ से कॉल ड्रॉप हो गई। नैन वहीं बैठती चली गई। आरिस के सर पर बम बनकर गिरी थी ये बात कि उसकी सेक्रेटरी आज से आयत है। बड़े भैया की इस हरकत पर वो खून के आंसू रो दिया था। आयत उसकी सेक्रेटरी? ये कैसे मुमकिन था, जबकि आयत खुद सुन थी। उसने कबीर को साफ इनकार कर दिया इस काम से। मैं तुम दोनों को बता चुका हूं, यहां तुम दोनों प्रोफेशनल हो। वो तुम्हारी सेक्रेटरी और वो तुम्हारा बॉस, मगर बॉस का मतलब काम की हद तक बस, क्योंकि तुम जानते हो इस ऑफिस का बॉस कौन है। कबीर ने आरिस को आंखें दिखाई। मगर भैया, मेरा काम कैसे करेगी वो? आरिस ने झुंझला कर कहा। उसे वर्कर्स चाहिए थे अपने लिए, वो बिल्कुल आदी नहीं था खुद से काम करने का। आपके लिए मिस्टर आरिस एक वर्कर भी काफी है। पूरे ऑफिस में सब बॉसेस हैं, आपके पास सेक्रेटरी है। आपकी टीम अब किसी और काम में है। मिस आयत आपके साथ हैं। भैया, आयत ने रोनी सूरत बनाई। मेरी जान, काम तो काम होता है। वो बोला, लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल उससे डरने की जरूरत नहीं। उसके कान के करीब कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि आयत ने आरिस की तरफ देखा ही नहीं। वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई, जबकि आरिस वाकई रोने वाला हो गया था। उसे तो यह भी नहीं पता था उसके प्रोजेक्ट की फाइल्स कहाँ हैं। वो अपनी चेयर छोड़कर उठा और आयत के पास आ गया। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? आरिस गुस्से से बोला। सर, मुझे किस बात पर मजा आना है? आयत ने सर्द महरी से कहा। ये सब करके अपनी हालत देखी है तुमने? आखिरी मन चल रहा है तुम्हारा। आरिस बोला तो आयत ने उसकी जानिब देखा। वाकई? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अब तक सिर्फ इतना पता चला है मुझे कि मैं दूसरों के टुकड़ों पर पली बढ़ी हूं। तो मेरा बच्चा भी दूसरों के टुकड़ों पर पलेगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहती। व्हाट? क्या बकवास है ये? मर गया हूं क्या मैं? वो जलकर बोला। आयत ने उसकी जानिब देखा, आंखों में वीरानी सी उतर आई। नहीं, आयत मर गई है। वो बस इतना ही बोली। आरिस के दिल को कुछ हुआ। वो चेयर घसीट के उसके पास बैठ गया। आयत, वो सब जो मैंने किया, मैं बड़े भैया के पास चली जाती हूं अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम नहीं। वो गुस्से से बोली। आयत, मुझे एक बार सुन लो, शायद तुम्हारी बदगुमानी चली जाए। आरिस ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे आयत ने झटके से छुड़ाया। मैं मर जाऊंगी मगर आपके बारे में दोबारा अच्छा कभी नहीं सोचूंगी। तो बदगुमानी कैसी? वो सर झटक कर अपने आंसू अंदर उतारती बोली। आयत, कोई मुझे नहीं समझ रहा, प्लीज तुम तो समझो। आरिस, मेरा भी कोई नहीं था यहाँ। लहजा भीग गया, वो टूट सी गई। दूर दूर तक मेरा कोई नहीं था आरिस। अचानक वो चीखी। आरिस उसका चेहरा थाम गया। दूर हो जाए मुझसे। आयत ने उसका हाथ दूर किया और चेयर छोड़कर उठी। तुम पैनिक मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। वो बोला, लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इनफ आरिस, इनफ। वो चीखी, हजियानी सी कैफियत में उससे दूर हुई। मैंने सोचा अगर आरिस किसी और के हो गए तो मैं मर जाऊंगी, मगर नहीं, मैं इतनी ढीठ जान थी, मैं नहीं मरी। जबकि आरिस तो मेरे थे ही नहीं। फिर सोचा आरिस मेरा इश्क है। ये बच्चा, वो हसीन दिन, वो रातें, आरिस के बिना कैसे रहूंगी? मगर नहीं, आरिस ने मुझे अपने गरूर और अपने घमंड में सिर्फ ठोकर पर रखकर अचानक वो अपना पेट पकड़कर चिल्ला उठी। आयत! आरिस चीखा और गिरती वही आयत को संभाल लिया उनकी आवाज से। कबीर फौरन कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ आयत को? कबीर ने खा जाने वाली नजरों से आरिस को देखा था, जबकि आयत चीख रही थी।
आरिस की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े वो दर्द से दोहरी होने लगी। चेहरा सुर्ख हो गया। भैया, आरिस ने कबीर की तरफ देखा। मैं गाड़ी निकालता हूं, लेकर आओ बाहर। वो समझ गए थे फौरन। कबीर बाहर भागा, जबकि आरिस आयत के मुंह पर बस एक ही पुकार थी, मेरी जान। आरिस ने उसे खुद में भींचा हुआ था। वो दौड़ता हुआ बाहर निकला था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। आरिस ने उसे गाड़ी में बिठाया और कबीर ने हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी मोड़ ली, जबकि आयत उसी के सीने से लगी हुई थी जिससे नफरत का इजहार कर रही थी। जबकि आरिस उसके कानों पर झुका सिर्फ 2 लफ्ज बोल रहा था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।